India 16, Day 4, Part 1 and 2। टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले वी शुड अंडरस्टैंड कोई भी पीपीई जो सब्सिक्वेंटली सब इनिशियली तो जब उसका हम लोग वैल्यूएशन करेंगे तो कॉस्ट पे करेंगे। सब्सिक्वेंटली जब करते हैं तो दो ऑप्शन है, या तो ऑन कॉस्ट या रीवैल्यूएशन। अगर रीवैल्यूएशन कर रहे हैं तो क्या क्या करना होता है, प्रीवियस क्लास में ही समझे थे हम लोग कि जब भी रीवैल्यूएशन होगा किसका, पीपीई का, और इवैल्यूएशन गेन हो रहा है तो ओसीआई एनआर में जाएगा। ठीक है, रिवैल्यूएशन गेन हुआ उसको आप ओसीआई एनआर में दिखाओगे, वो पी एंड एल नहीं है, ओसीआई एनआर में तो दिखा दिए। उसके बाद वो कहाँ जाएगा, ओसीआई एनआर से वो जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, बैलेंस शीट में कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में अदर इक्विटी में रीवैल्यूएशन सरप्लस में उसको दिखा दिया जाएगा। ये प्रोसेस कब तक चलेगा, रिवैल्यूएशन गेन हुआ उसी एनआर से अदर इक्विटी बैलेंस शीट कब तक चलेगा, जब तक आपका एसेट बिजनेस में है। जैसे ही एसेट डी रिकग्नाइज हो रहा है या आप एसेट बेच रहे हैं या डिस्पोज कर रहे हैं तो क्या करना होगा। तो जैसे मैंडेटरी था अंडर इंड AS 16 की रिवैल्यूएशन गेन OCI एनआर में जाएगा, वैसे ही मैंडेटरी है कि जैसे ही आपका पीपी बिकेगा निकलेगा बिजनेस से तो आपको मैंडेटरली ही जो भी रीवैल्यूएशन सरप्लस आपने अदर इक्विटी में रखा था उसको हटा के आपका क्या नाम है रिजर्व रिटेन्ड अर्निंग में डालना होगा। रीवैल्यूएशन सरप्लस से निकाल के रिटेन्ड अर्निंग में डालना होगा। ठीक है, ये क्लियर बात है। रीवैल्यूएशन सरप्लस को रिटेन्ड अर्निंग में या आप अगर पीएल से ले जाएंगे तो वो रिक्लासीफाइड हो जाएगा, अगर पीएल से नहीं ले जाएंगे तो नॉट रिक्लासीफाइड हो जाएगा। प्रीवियस क्लास में ही समझे थे। ठीक है, तो एक चीज़ क्लियर हो गया, पीपी में रीवैल्यूएशन हुआ और उसके बाद आप उसको अगर बेच रहे हैं हटा रहे हैं तो मैंडेटरली ही आपको उसका जो भी रीवैल्यूएशन सरप्लस आपने बना के रखा था उसको रिटेन अर्निंग में डालना है। ठीक है, एक बात ये आपको पेज नंबर 20 कॉपी में मिल जाएगा, पूरा ग्राफ बनाया हुआ है। ठीक है, अब बात आता है कि एक बात बताओ, हम लोग रीवैल्यूएशन गेन होता है तो वैल्यू बढ़ गया एसेट का, एसेट का जब वैल्यू बढ़ जाएगा तो अगला साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन जो मिलने लगने वाला है वो ज़्यादा होगा। अगर रिवैल्यूएशन गेन हुआ तो डेप्रिसिएशन तुम्हारा क्या हुआ, पीएनएल में जाएगा, पीएनएल में गेन हुआ तो ओसीआई एनआर में जा रहा है, और उसका डेप्रिसिएशन जो जा रहा है, गेन तो प्लस चीज़ है वो ओसीआई एनआर में गया, और जो डेप्रिसिएशन है वो तुम्हारा माइनस चीज़ है वो पीएनएल में चला गया। तो तुम्हारा प्रॉफिट तो बढ़ा नहीं, उल्टा ओसीआई एनआर बढ़ा, उससे मतलब नहीं है, इधर पीएनएल का अति प्रॉफिट कम हो गया। जब पीएनएल का प्रॉफिट कम हुआ तो तुम्हारा जो रिटेन्ड अर्निंग में प्रॉफिट जाने वाला था, 100 रुपया जाने वाला था, तुम और डेप्रिसिएट कर दिया। किसके वजह से, रीवैल्यूएशन गेन की वजह से, जो पीएनएल में दिखाया नहीं। डेप्रिसिएशन की वजह से 100 रुपये का प्रॉफिट हो गया, अब 80 रुपये का प्रॉफिट, तो रिटेन्ड अर्निंग में 100 जाने की जगह 80 जाएगा। ये तो गलत बात है। तो क्या किया जाए, तो ये किया जाए, इंड AS 16 तुमको ऑप्शन देता है, ये मैंडेटरी नहीं है करना, ये ऑप्शन है क्या कि ठीक है भाई तुम गेन को ओसीआई एनआर में दिखाया और एक्सपेंस को तुम दिखा दिया है पीएनएल में, जिसकी वजह से तुम्हारा इनकम कम दिख रहा है। ठीक है, तो इनकम कम दिखा तो तुम्हारा रिटेन अर्निंग कम हो गया, फाइन कोई बात नहीं, तुम रिटेन अर्निंग को जितना कम हुआ उतना बढ़ा दो। है ये कैसे होगा, देखो भाई ओसीआई एनआर में जो भी तुम्हारा वैल्यू गया हुआ है वो गेन की वजह से गया है। ओसीआई एनआर से कहाँ जाएगा तुम्हारा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में, वहाँ पे गेन का अमाउंट गया हुआ है। रिटेन अर्निंग में 100 जाना था 80 किया, क्यों, क्योंकि तुम्हारा एक्सपेंस डेप्रिसिएशन एक्सेस डेप्रिसिएशन तुम मतलब टोटल जो नया डेप्रिसिएशन है नॉर्मल प्लस एक्सेस वो वहाँ पे डेबिटेड है। तुम क्या करो, रिवैल्यूएशन सरप्लस में जो भी अमाउंट है उसमें से उसको निकालो और रिटेन अर्निंग में डाल दो। कितना अमाउंट डालना है, जो भी एक्सेस डेप्रिसिएशन है, जैसे कि रिवैल्यूएशन से पहले डेप्रिसिएशन 10 रुपया लगता था, रिवैल्यूएशन के बाद 15 रुपया लग रहा है, एक्सेस कितना लग रहा है 5 रुपया, तो रिवैल्यूएशन सरप्लस से 5 रुपया निकाल के डाल दो रिटेन्ड अर्निंग में। ये भी आपका दिया हुआ है कितना, पेज नंबर 16 कॉपी में दिया हुआ है, देख सकते हैं। कंपोनेंट अकाउंटिंग, कंपोनेंट अकाउंटिंग का मतलब ये होता है कोई भी एसेट का अगर सिग्निफिकेंट कुछ कंपोनेंट है तो उसका डिप्रिसिएशन अलग लगेगा, दूसरा कंपोनेंट का डिप्रिसिएशन अलग लगेगा। क्यों, क्योंकि उसका यूजफुल लाइफ अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो जिसका अलग अलग अगर कंपोनेंट है तो अलग अलग डिप्रिसिएशन लगेगा, तो एक डिप्रिसिएशन पूरा पे नहीं लगा सकते हो। ठीक है,
ठीक है, मान लिया अलग अलग डेप्रिसिएशन अलग अलग एसेट पे लग रहा, जैसे कि एरोप्लेन है, एरोप्लेन का इंजन पे लग रहा है 5 साल का उसका यूज़फुल लाइफ है इंजन का, बॉडी का यूज़फुल लाइफ 10 साल है, तो 5 साल इंजन चलेगा फिर तुम बदलोगे, राइट। और डेप्रिसिएशन दोनों पे अलग लगा रहे हो, क्लियर। तो एक बात तो क्लियर हो गया कि अलग अलग डेप्रिसिएशन लगाना है। दूसरा बात, अगर कोई भी जो कंपोनेंट चेंज हो रहा है तो उस टाइम क्या करोगे, क्या होगा ट्रीटमेंट। देखो कैरिंग वैल्यू कुछ चल रहा होगा, जैसे 20 लाख एग्जाम्पल है, 100 करोड़ का सामान है, 100 करोड़ का जेट है तुम्हारा, जिसमें से 80 करोड़ का तुम्हारा बॉडी है, 20 करोड़ का तुम्हारा ये है इंजन है। इंजन का तुम्हारा लाइफ 5 साल है, बॉडी का 10 साल है, ठीक है। 5 साल के बाद तुम इंजन चेंज कर रहे हो, ठीक है। तुम्हारा जो क्या बोलते हैं 5 साल के बाद ये कभी भी तुम चेंज कर रहे हो, तो एक बात जान लो, कंपोनेंट जिसको हटा के नया लगाया जा रहा है, तो जो भी कंपोनेंट जो पहले से था उसका एग्जिस्टिंग कैरिंग वैल्यू को तुमको माइनस करना होगा, और जो नया कंपोनेंट ला रहे हो उसका वैल्यू प्लस करना होगा, तब जाके तुमको एग्जैक्ट रिवैल्यूड अमाउंट मिलेगा, ठीक है। ये एग्जांपल तुम्हारा पेज 17 पे दिया हुआ है, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास नहीं है इसमें। तीसरा चीज़ आते हैं, एक और पॉइंट, अगर सारा कंपोनेंट का यूजफुल लाइफ सेम है, भले सिग्निफिकेंट है, तो तुम एक साथ डेप्रिसिएशन लगा दो, फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि दिमाग लगाओ यार, अगर टायर भी 10 साल का है और उसका बॉडी भी 10 साल का है, तो अलग अलग भी लगाओगे तो उतना ही पड़ेगा, एक साथ लगाओगे उतना ही पड़ेगा। यूजफुल लाइफ सेम है तो कोई करने का जरूरत नहीं है। और क्वेश्चन है आगे जाता है कि सब्सीक्वेंट कॉस्ट, ये नहीं सब्सीक्वेंट रिकॉग्निशन नहीं है, ये सब्सीक्वेंट कॉस्ट है, मतलब एसेट खरीदने के बाद तुम उस पर कुछ सब्सीक्वेंट कॉस्ट कर रहे हो, क्या रिपेयर मेंटेनेंस कर रहे हो, या रिप्लेस कर रहे हो पार्ट को, या मेजर इंस्पेक्शन ओवरऑलिंग कर रहे हो, क्या रिपेयर करोगे जिससे कुछ खास बढ़ नहीं रहा है, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसको आप एक्सपेंस आउट कर दो P&L में, ठीक है। दूसरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब क्या, हमारा जो कंपोनेंट था उसको हटा के दूसरा कंपोनेंट लगा रहे हैं, तो इसमें भी कंपोनेंट अकाउंटिंग ही लगेगा, क्या कि जो जा रहा है उसका कैरिंग वैल्यू माइनस कर दो, जो आ रहा है उसका प्लस कर दो, ठीक है। अब है मेजर इंस्पेक्शन और ओवरहॉलिंग। देखो भाई, इसमें असम्पशन ये होता है कि जो पहला इंस्पेक्शन है ना वो कंपनी ही करके देता है, जैसे कि कंपनी बोला कि हर 5 साल में इंस्पेक्शन करना है, तो आज अगर खरीदोगे तो अब पहला इंस्पेक्शन तो 5 साल के बाद होगा, वो हमारे लिए, लेकिन कंपनी तो हमको देने से पहले एक बार इंस्पेक्शन कर चुकी है, ठीक है। तो इंस्पेक्शन का अगर जैसे कि वैल्यू है 5 करोड़ कुल 5 साल के लिए, 5 साल के बाद हमको इंस्पेक्शन दूसरा करना, फर्स्ट इंस्पेक्शन हमको करना है, लेकिन वो इंस्पेक्शन करके देगी तो वो भी कुछ वैल्यू दी होगी, तो उसको भी डेप्रिसिएट करेंगे, और जब नया इंस्पेक्शन करेंगे तो उसका प्लस करेंगे, ये जो इंस्पेक्शन किया हुआ था उसका जो भी वैल्यू, उसका कैरिंग वैल्यू जो चल रहा है उसको माइनस करेंगे। ये पेज नंबर तुम्हारा 17 पे दिया हुआ है, यू कैन चेक, ओके। लैंड एंड बिल्डिंग, सुनने में एक चीज़ है, लैंड एंड बिल्डिंग को तुम अकाउंटिंग भी नॉर्मली एक ही साथ करते हो, लेकिन डेप्रिसिएशन का जब बात आएगा दोनों में अलग हो जाएगा। लैंड इज़ नेवर डेप्रिसिएबल अनटिल एंड अनलेस, तुम्हारा बुक में लिखा हुआ है, कूल। तो लैंड जहाँ भी लिखा होगा उसका कॉस्ट वैसी होगा, उसको कॉम्पोनेंट, जब भी कोई जैसे क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर समथिंग आई टेल यू, उसमें क्लियर तुमको दिमाग में रखना चाहिए कि उसमें जो भी एसेट है उसमें 2-3, एक है, एक ज़मीन है उसके ऊपर फैक्ट्री बनाया जा रहा है, और उसमें रूफ़ का भी अलग लगा हुआ है, तो हम लोग नॉर्मली सोचेंगे इसमें 2 कंपोनेंट है, रूफ़ का अलग और बिल्डिंग अलग, लेकिन भाई मेरे लैंड भी है, लैंड का भी कॉस्ट उसमें जुड़ा हुआ है, तो लैंड इज़ अ डिफरेंट कंपोनेंट विच इज़ नेवर डेप्रिशिएबल, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन गलती से भी चार्ज मत करना, ठीक है। तुमको पहले बता चुका हूँ, फैक्ट्री का बिल्डिंग और ऑफिस का बिल्डिंग आर 2 डिफरेंट थिंग, कीप इट इन माइंड ऑलवेज। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, SLM, WDV, प्रोडक्शन मेथड तुमको पता है। डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट होगा, कमेंसमेंट कब होगा, जब रेडी टू यूज़ हो गया, कि जिस दिन से हम उसको यूज़ करने लायक बना दिए हैं उस दिन से डेप्रिसिएशन लगा दो। यहाँ टैक्सेशन नहीं चल रहा कि पुट टू यूज़ पे चलेगा, ये रेडी टू यूज़ पे चलेगा, ओके। डेप्रिसिएशन कमेंसमेंट समझ लिए। सीज कब होगा, कहीं से बंद करना है, तब से बंद करना है जब उसका स्क्रैप वैल्यू हम लोग पहुँच गए। स्क्रैप वैल्यू मतलब कि अगर या तो उसका स्क्रैप वैल्यू 0 है तब डेप्रिसिएशन बंद कर देंगे, स्क्रैप वैल्यू 1 लाख है तब डेप्रिसिएशन बंद कर देंगे, जब भी उसका स्क्रैप वैल्यू रीच करेंगे डेप्रिसिएशन बंद कर देंगे, या फिर जब भी उसको हम लोग बेच रहे हैं, डी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तब कर देंगे। एक नॉर्मल चीज़ जो इतना दिन से हम लोग नहीं सोचे थे, क्या टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना होता है। तुम बोलोगे कि भाई 10 लाख का एसेट है एक साल, तो डेप्रिसिएशन कितना होगा,
10% के हिसाब से 1 लाख होगा, लेकिन टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? टोटल डेप्रिसिएशन क्या होगा? कॉस्ट माइनस स्क्रैप, जो भी तुम्हारा वैल्यू आया दैट इज टोटल डेप्रिसिएशन। ओके, एक चीज़, रीवैल्यूएशन गेन क्या है? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। क्या वो रियल गेन तो हो गया, 3 लाख बढ़ गया था तो 3 लाख तुम दिखा दिया, लेकिन क्या उससे कुछ कैश आया, कुछ रियलाइज़ हुआ? नहीं हुआ, अनरियलाइज है। जो भी अनरियलाइज होता है उसको OCI-NR में फॉर पीपी हम लोग OCI-NR में भेजेंगे, लेकिन उस पीपी से जब हमको रियलाइजेबल गेन हो रहा है, कैश आ रहा है, जैसे कि जब हम उसको पीपी को बेच रहे हैं, जो पीपी को बेचेंगे तो हमको रियलाइज होगा कैश, तो वो जो प्रॉफिट है उसको P&L में भेज देंगे। Unrealized gain on PPE under IND AS 16 will be transferred to OCI-NR, but the realizable gain will be sent to P&L. Clean and clear. Done. एक इलस्ट्रेशन 8 है बुक में अपने, उसमें क्या बोलता है कि कोई एसेट है जिसका वैल्यू 1 करोड़ है, उसका लाइफ 10 साल है, ठीक है। कुछ साल के बाद, 6 साल के बाद उसका एक मेजर कंपोनेंट है टरबाइन, उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, ठीक है। हमको पता नहीं है कि जो टरबाइन हम चेंज कर रहे हैं उसका कैरिंग वैल्यू क्या है, क्योंकि उसका स्टार्टिंग वैल्यू हमको नहीं दिया गया था, अलग अलग करके बोल दिया था एसेट है, और 6 साल के बाद हम लोग नया टरबाइन ला रहे हैं जिसका वैल्यू 45 लाख रुपया है। तो भाई कंपोनेंट अकाउंटेंट के तहत हम लोग ये पढ़े थे कि जो भी नया आने वाला है उसको उसका वैल्यू प्लस करेंगे, जो निकलने वाला है उसको माइनस करेंगे, लेकिन माइनस तभी करेंगे जब उसका कैरिंग वैल्यू मेरे पास है। यहाँ तो हमको पूरा एसेट का वैल्यू है, सिर्फ टरबाइन जो ओल्ड टरबाइन उसका कैरिंग वैल्यू नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में एक लाइन लिखा है डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है। डिस्काउंटिंग रेट हम सोचे थे कि सम ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, नहीं है वो पीवी वाला डिस्काउंट रेट है। तो उस हिसाब से 45 लाख आज का रेट है, डिस्काउंटिंग रेट तुमको दिया हुआ है तो तुम निकाल दो, 6 साल पहले का निकल गया, तो उससे तुम्हारा पहला दिन का वैल्यू निकल गया, पहला दिन से तुम उसको डेप्रिशिएट मार के 6 साल का जो कैरिंग वैल्यू वो निकाल दो, तो 6 साल के बाद जो कैरिंग वैल्यू उसको माइनस करो, अभी का नया जो खरीद रहे हो उसका 45 लाख है, ये प्लस कर दो, आंसर आ गया। फिर एक आता है इलस्ट्रेशन 12। इलस्ट्रेशन 12 LDR क्वेश्चन है। इसमें सीखने लायक ये चीज़ था कि देखो जनरल ओवरहेड जो होगा, जो नॉर्मल जैसे कि उसको सिर्फ एलोकेट किया गया है, वो उसके लिए नहीं है, तो जनरल ओवरहेड को आप नहीं कॉस्ट में डालेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या था खास, इसमें यही है कि हम जो बोले थे लैंड को लेके बारे में, यही वाला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 12, जहाँ ज़मीन है ये भी हम लोग खरीद रहे हैं, बिल्डिंग इसके ऊपर बना रहे हैं, और बिल्डिंग का रूफ़ है उसका अलग हो रहा है, ये रूफ़ को 20 साल के बाद ख़त्म कर देना है, बिल्डिंग का 40 साल है, इसलिए 3 अलग कंपोनेंट, लैंड, बिल्डिंग, रूफ़। लैंड नेवर डेप्रिसिएबल, तो इसका कॉस्ट हटाई तो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, बिल्डिंग के ऊपर अलग डेप्रिसिएशन लगेगा और रूफ़ के ऊपर अलग डेप्रिसिएशन लगेगा। एग्जैक्टली यही था आज का टॉपिक, एंड आई थिंक इट इज़ वेल एंड गुड। बस एक बार जनरल ओवरहेड क्यों नहीं उसमें एलोकेट हुआ है, आई विल चेक, इफ़ इट्स फाइन आई विल राइट इट डाउन, बट इट्स ओके। बाय।